चलो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट पर आते हैं। जल्दी से लिखते हैं इसके अंदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। प्लीज बकवास मत करिए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। छोटा सा ये चैप्टर है, ज्यादा दुख दर्द नहीं देगा आपको पेपर में। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आते हैं फटाफट से। इसके अंदर है मीनिंग, सेकंड है कंपोनेंट्स, मीनिंग कंपोनेंट्स, तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, फोर्थ टॉपिक पर आते हैं करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। यहां से आपको एक क्वेश्चन अभी तक प्री बोर्ड मिल चुका होगा या मिलने वाला है। ठीक है भाई। और देयर आफ्टर आपको एक्सचेंज रेट के अंदर पढ़ना है, एक्सचेंज रेट के अंदर पढ़ना है मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। उसके बाद पढ़ना है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिर आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। इसकी सिर्फ मीनिंग पढ़नी है। इतना टॉपिक आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट में खत्म करना है। ठीक है, एकदम बढ़िया देवांश। तो ये टॉपिक्स आप फटाफट से कंप्लीट करेंगे। बढ़े आगे। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ बीओपी के ऊपर। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आते हैं। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बता रहा है आपको, देखो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, systematic record of all economic transactions, all economic मतलब पैसे वाले transactions, transactions between किससे किसके बीच में, residents of one country with other, हमारे देश में रहने वाले लोग अगर विदेशी लोग से क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर लिया जाए तो बॉस उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसके अंदर यह लिखना ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, गिवन ईयर जनरली एक साल का ही फाइनेंशियल ईयर होता है। ये हो गया मीनिंग ऑफ बीओपी, मीनिंग ऑफ बीओपी। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं क्योंकि अगला टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स है। तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। मीनिंग है पहला टॉपिक, अब दूसरा टॉपिक है कंपोनेंट्स। आते हैं फटाफट से कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स, अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं बेटा, आओ फटाफट से लिखते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। दो ग्रुप में इनके कंपोनेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। चलो भाई, करंट अकाउंट क्या होता है, दो लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, all transactions related to
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, export and imports of goods, comma services, comma unilateral transfers, comma unilateral transfers. अब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, तुम पढ़ के आए हो नेशनल इनकम, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, एक तरफा प्यार है ये, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आ गया। अभी आते हैं कैपिटल अकाउंट के ऊपर। कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखिए ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू चेंज इन एसेट्स, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू चेंज इन एसेट्स। अब चेंज इन एसेट्स यहां पर दोनों होते हैं, फाइनेंशियल भी एंड फिजिकल भी। फाइनेंशियल मतलब आपकी कंपनी में किसी में इन्वेस्ट कर रखा हो, शेयर्स वगैरह, और फिजिकल आप समझते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब। वेदांत ऐसी बात मत करो यार, ठीक है भैया, कभी भी कर सकते हो कॉल तुम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, कंपोनेंट समझ में आ गए आपको क्या होते हैं। अब हर कंपोनेंट्स की ना दो, अगर मैं इनके लेजर अकाउंट बनाऊं, लेजर अकाउंट बनाऊं, तो दो साइड्स होती हैं, दो साइड्स होती हैं, एक रिसिट साइड और एक पेमेंट साइड। रिसिट साइड और पेमेंट साइड, तो इधर रिसिट साइड बता ले रहे हैं, रिसिट साइड, और पता है सारी इनकम को क्या किया था, क्रेडिट, और पेमेंट साइड इसको बोल देंगे अपन डेबिट। रिसिट साइड और पेमेंट साइड, रिसिट साइड और पेमेंट साइड। सिमिलरली ये भी इसकी रिसिट साइड है, जिसको हम क्रेडिट दिखाते हैं, और पेमेंट साइड। अब तुमको क्वेश्चन कभी बार ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन से कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अब तुम बताओ, तुम्हारे को यह पता है कि करंट अकाउंट में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अभी रिसिप्ट कहां कहां से आएगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो लिखे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिसिप्ट आएंगी, एक्सपोर्ट ऑफ पेमेंट से रिसिप्ट आएगी, और यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट मिल रही हो तब यूनिलेटरल ट्रांसफर की रिसिप्ट मिल रही हो, मतलब मुझे पैसे मिल रहे हो। सिमिलरली पेमेंट कैसे हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स। हमने किसी को पेमेंट दिया है, इनकम पेमेंट्स भी बोलते हैं, लिख लिया। सिमिलरली कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, एक बच्चा पूछा यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, तुम बेटा नेशनल इनकम हमसे पढ़े ही नहीं उसका मतलब। यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है मतलब एक तरफ, जैसे तुमको पापा तुम्हारे फ्री में पॉकेट मनी दे रहे हैं ना, तुम बदले में पापा खुद दे रहे हो बेटा, नंबर मांगते बेचारा वो भी नहीं दे रहे हो तुम सही से, लड़कियों के नंबर अलग दे रहे हो तुम, घर पे पकड़े जा रहे हो फालतू। तो वेदांश कहने का मतलब यह है कि बिना किए जो मिल जाए वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है, ठीक है ना। जैसे पेंशन हो गई, गिफ्ट हो गई, तुम्हें मिल तो रहा नहीं वैसे, कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें आज, हैं? अब बोल। मार्जिनल कॉस्ट भूलते नहीं, याद रखते हमेशा। मंगू को पता नहीं क्या परेशानी हो रही, कह रहा थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। अरे मंगू मेरी जान, ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ बेटा, चलो भैया रिसीट साइड पर आते हैं। अब अभी आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट के ऊपर। कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, धन्यवाद देंगे आप लोग बताते समय हम लोग को कि किस किस तरह से पैसे आएंगे। तुमने अपना घर बेच दिया, पैसे आ जाएंगे, सिंपल है। घर बेच दो, जड़ जोरू जमीन, जोरू बिकेगी नहीं कहीं, लेकिन तब भी। तो ये यहां पर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल रिसीट्स कहां से आएगा, घर बेच दिया, लोन ले लिया,
कैपिटल पेमेंट्स क्या हो जाएंगे? घर खरीद लिया, लोन वापस कर दिया। देवांश बोल रहा है सर लड़कों के घाव हरे कर देते हैं। देवांश आई एम स्ट्रेट। चुप रहो ईशान। चलो भाई आगे बढ़े, बदतमीजी हो गई हो तो। समझ में आ गया? कैपिटल रिसीट्स का एग्जांपल लिखना हो तो क्या? सोल्ड प्रॉपर्टी। और यहां पर क्या हो जाएगा? परचेज प्रॉपर्टी। और लोन टेकन, लोन रीपेड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? एग्जांपल लिख सकते हो। यतिन पूछा कौन थी यहाँ भी बच्चे पढ़ने आए हैं, थोड़े इनको कभी कभी लगता है कि मन कोचिंग चले जाएं, लखनऊ में रहते हैं तो। अच्छा ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जरा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा नहीं देख रही बेटा, कंपोनेंट्स हो गया है। आप हेडिंग डालो, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल पेमेंट नहीं होगा बेटा, वो कैपिटल पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स प्लस बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ ट्रांसफर्स, ऐसे निकालते हैं। यहां तक समझ में आया? लिख लिया? ये बैलेंस ऑफ, फिर हेडिंग क्या डाल दी? ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा ना भाई, सॉरी, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है। अब पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, देखो ये सब फालतू, सारी फालतू दे रखी है, जो टॉपिक पेपर में आने वाला अभी आएगा पढ़ाएंगे। हाँ भाई, नहीं न्यूमेरिकल नहीं आएंगे फरहान। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें आता है बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स, बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स। अब ये कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होता है? इसमें आती तीन चीजें, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड। हाँ प्रकृति सही कर दिया बच्चा, बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रॉड। फिर आता है सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स,
सेल्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स, सेल्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स, gold and foreign exchange from other countries, gold and foreign exchange from other countries. इन तीन के बैलेंसेस आते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर। आसान चैप्टर है भाई। देखो भाई, अगर रिसिप्ट इज इक्वल्स टू पेमेंट है तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन बीओपी किसे बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इन बीओपी किसे बोलेंगे? जब रिसीप्ट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होगा तो इक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होंगी? दो कंडीशन। डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? या तो रिसिप्ट इज मोर देन एक्सपेंडिचर, इस केस में होगा सरप्लस, या रिसिप्ट इज लेस देन एक्सपेंडिचर, इसे बोलेंगे डेफिसिट। अब देखो, सरप्लस से तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत सारी डेफिसिट से है, और डेफिसिट को लेके ही पढ़ाई करनी है। मैं मित्रा पढ़ा रहे हो तब पढ़ते चल भाई। अब जो पढ़ाने जा रहे हो चैप्टर पेपर में आएगा। आया है क्या किसी के पेपर अभी तक कॉजेस करेक्शन? नहीं आया? आया होगा भाई। ठीक है, अब देखो, हमको यह पूछा जाएगा पेपर में, कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम से मतलब डेफिसिट की कंडीशन से है, कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ओके ओके ओके, हाँ आया होगा, आएगा, ये आएगा बोर्ड में आएगा बेटा मैं। और या क्वेश्चन आएगा करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा निश्चित, इसी टॉपिक पर ही चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है ना भाई? मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, और मुझे ये एक्चुअल में पढ़ाना भी यही है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके पहले जो हुआ वो हुआ। अब देखो, मैं बोल रहा हूं डिसइक्विलिब्रियम बीओपी में हो रहा है जब रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो इसके कॉजेस क्या क्या हैं? रिसिप्ट कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, इसका मतलब हमारे गुड्स की डिमांड नहीं है। तो पहला कॉज होगा फॉल इन फॉरेन डिमांड, फॉल इन फॉरेन डिमांड। यहां पर फॉरेन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें किसी भी कंट्री का डेफिसिट उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन पर निकाला जाता है। ठीक है ना बेटा? यहां पर डेफिशिएंसी आ रही है इन फॉरेन करेंसी। चैप्टर वेटेज का मैं सारी सीट भेज चुका हूं यार, मुझे याद नहीं रहता वैसे अभी। रिसिप्ट आपको एक मैंने भेजा था, काहे घबरा रहे हो? जैसे खत्म कर लेंगे वो फिर से शेयर कर देंगे। पढ़ना सारी चीजें हैं। वैसे जहां तक मुझे याद है 8 नंबर की वेटेज है इसकी, तीनों चैप्टर की मिला के। बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट, तीनों का मिला के 8 नंबर की वेटेज है। ठीक है, और वो खत्म करते ही हमारा मैक्रो खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, फॉल इन फॉरेन डिमांड, फॉल इन फॉरेन डिमांड। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करते हैं, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऐसे गुड्स बनाने लगे जिसकी डिमांड फॉरेन में हो, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? फॉल इन फॉरेन डिमांड सबसे बड़ा रीजन है, हमारे गुड्स की डिमांड नहीं हो रही, इसकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसीज नहीं आ रही है। दूसरे रीजन पर आते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री में जो सामान बन रहा है वो महंगा है, और जो सामान हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ता है। हमारी कंट्री में जो सामान हम बना रहे हैं वो महंगा बन रहा है, बाकी कंट्री से खरीद रहे हैं वो सस्ता है। जैसे कि आप पता होगा दिवाली के समय जब लाइट्स लगाते हैं हम लोग घर पर, जो इंडियन लाइट्स हैं वो महंगी है, और जो चाइना की लाइट्स आती है वो सस्ती है, इसलिए लोग चाइना की लाइट्स खरीदते हैं।
बात समझ में आ रही है? बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। तो इन्फ्लेशन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी देश की सरकार डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट्स कम हो रही हैं। रीजन समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट समझ में आ गए? अब तुम्हें प्रिपेयर कितने करने हैं? 5। कितने प्रिपेयर करने हैं? 5। कोई भी 5 प्रिपेयर कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखते हैं एक और, पॉपुलेशन प्रेशर। आसान आसान लिखवा रहा हूं मैं आपको। पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब क्या है? हम अपने सेल्फ सस्टेनमेंट के लिए ही सामान बना पा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई हमारी कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए सामान ही नहीं बचता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रकृति पूछी सेकंड पॉइंट बता दो। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इन आवर कंट्री इज मोर देन व्हाट वी कैन इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है ना? हमारी कंट्री में अगर यही वाला माउस बनता है, लेट्स से 100 रुपए का बनता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर महंगाई ज्यादा है, और चाइना से मंगाते हैं 20 रुपए का मिल जाता है। ये डिफरेंस है, ये है इन्फ्लेशनरी पॉइंट प्रेशर इन द इकोनॉमी। अभी समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये पेपर में अलग से भी पूछा जाता है कई बार। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? अनवांटेड सामान खरीदते हैं हमारी कंट्री के लोग। हमारी कंट्री लोग दूसरों के देख के इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में अपने घर में भी वो सामान ले आते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी करना। क्या सभी लोगों को ये 5 पॉइंट प्रिपेयर हो गए हैं? ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस साल आपके पेपर में रखा हुआ आ रहा है, या तो ये या तो ये 100% आएगा। और जब तुम पेपर देख रहे हो, तुमको हमारा हंसता हुआ चेहरा दिख रहा होगा, तुम्हें क्या बदतमीज आदमी था, क्वेश्चन बता दी, बताओ। नहीं, मंगलम हर चीज में बराबर नहीं होता है यार। चाइना में सामान बहुत सस्ता बनता है यार, वहां के लोग सोते समय भी काम करते हैं। फिर क्या करें, चलो 2 पेनड्राइव बना लेते सोते सोते। ऐसे लोग हैं यार, हमारी तरह आराम वाले लोग नहीं है। सर 6 नंबर का आ गया तो 1 पॉइंट अपनी तरफ से लिखना। 6 नंबर का नहीं आएगा वैसे। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। सुरंगनी एक बार में सुनिए, मैंने बता दिया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बता चुका हूं। एक बार वीडियो अगर आप देर से ज्वाइन किया है फिर से देख लीजिए। आते हैं मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। अब इसको सही कैसे किया जाए? सबसे पहला आसान सा पॉइंट है ताकि आखिरी तक याद रहे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? $1 बराबर लेट से 100 रुपए होते हैं, तो $1 बराबर लेट से 60 रुपए हो जाएं, इसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन इन योर कंट्रीज करेंसी। डेप्रिसिएशन इन योर कंट्रीज करेंसी। इससे फायदा क्या होगा? पता है मेरे को भाई, मेरे को यह बताओ, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? अगर हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? इससे हमारा फायदा यह होगा कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डिसइक्विलिब्रियम सही हो जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? मान लेते हैं ईशान, तुम एनआरआई हो, तुम हमारी कंट्री में आते थे, पहले $1 खर्च करते थे। अरे सॉरी, डेप्रिसिएशन मैंने उल्टा लिख दिया, माफी, ये लिखा है। लेट्स से मैंने ये बोला कि भाई पहले हमारे, तुम इंडिया में आते थे, $1 खर्च करते थे और 100 रुपए का सामान खरीदते थे। अब $1 खर्च करते हो, 150 रुपए का सामान खरीद लेते हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तुम मतलब ज्यादा सामान खरीद सकते हो बाय स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? $1 बराबर 100 रुपए, $1 बराबर 150 रुपए, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे होता है? ये गवर्नमेंट नहीं करती है, ये फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करती है। ठीक है ना? आगे चल के भी डेप्रिसिएशन पढ़ने भी वाले हैं। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है, इसी से मिलता जुलता मेरे भाई एक और पॉइंट है, डीवैल्यूएशन। तो ये 2 पॉइंट तुम पेपर में लिख के आ रहे हो। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन में भी क्या होता है? $1 बराबर लेट से 100 रुपए, फिर $1 बराबर लेट से 150 रुपए। हमारी कंट्री की करेंसी तो कम हो रही है,
लेकिन इस बार गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है और जबरदस्ती हमारी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यू किया जा रहा है जस्ट टू शूट अप योर एक्सपोर्ट। बात समझ में आ रही? एसपाल मंडे, बात समझ में आया? तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन करती है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और डीवैल्यूएशन होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद में। इसीलिए डीवैल्यूएशन को डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, कैसे करेक्ट किया जाए। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब वो सामान जो अभी तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, क्यों ना उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही बना लें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं, इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इसमें सरकार क्या करती है? कोटा फिक्स कर देती है। कोटा मतलब एक लिमिट फिक्स कर देती है। जैसे बोलती है, लेट्स से हमारी कंट्री ने 2021-22 के अंदर 1000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया। इस साल ये लिमिट हटाकर 70% की जा रही है। मतलब अगर 2021-22 में 1000 करोड़ का सामान इंपोर्ट हुआ है तो 2022-23 में मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं? 700 करोड़। तो ये क्या होता है? इंपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो करती है किसी भी देश की सरकार जस्ट टू कंट्रोल द इंपोर्ट्स। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिक्रा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट लिखते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन। मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनके गुड्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं या वो एंटिटीज जिनको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे और एक्सपोर्ट करने लगेगी, उस पर ध्यान देना चाहिए और उस तरह की ज्यादा से ज्यादा एंटिटीज को डेवलप करना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। तो उसकी वजह से भी तुम्हारा जो एडवर्स बीओपी है वो सही हो जाएगा। क्या यहां तक तुमको पॉइंट समझ में आया? क्या तुमको यहां तक पॉइंट समझ में आए हैं? अगर किसी को यह जानना हो कि इसके अलावा भी पॉइंट कैसे पढ़ लें, हमने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा, जाके देख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट। मगर अभी जो पढ़ा रहे हैं वो देख लो। क्या 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बीओपी खत्म आपका। आगे बढ़ते हैं एक्सचेंज रेट पर। बीओपी इज डन। आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली बात है, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट जिस पर एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से बदली जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरह के हुआ करते थे। ठीक है शिवांगी, सो जा बेटा। अब देखो भैया, फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरह के होते थे। एक होता था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा होता था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्ट नहीं करती थी। डिमांड सप्लाई के बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं किया जाता था। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर होता क्या था? एक रेट जो कंट्री की करेंसी आरबीआई सेट करती थी। आरबीआई डिसाइडेड द एक्सचेंज रेट, इसे बोलते थे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। खुद ही डिसाइड करती थी। यतिन पढ़ लिया है बेटा? हाँ, एक्सचेंज कंट्रोल में भी सेम होती चीज है। ठीक है, यहां पर आरबीआई किसी भी कंट्री की डिसाइड करती थी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक?
ठीक है, लिखा यहां तक। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है? अब फ्लो लिखा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को नहीं बेटा, वो भी आज की डेट में डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट है, सऊदी भी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपन लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लोटिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लीन फ्लोटिंग, एक होता है डर्टी फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक होता है डर्टी फ्लोटिंग। क्लीन मतलब जो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होता है, और डर्टी मतलब जहां के सरकारें इंटरवीन करती हैं। जतिन बोला थोड़ा लिखवा दो, तो नोट्स काहे लिए दिए हैं बे? भैया बुक तो खोल के देखो, सब लिखा हुआ है, समझने का क्लास है। यतिन मेरे भाई, बाबू समझ में आया तुम्हें? जो बोल रहे हो सुनो, और किताब को, नोट्स को खोल के रखो अपने पास, समय बर्बाद ना करो ज्यादा। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? दो होते हैं, क्लीन जिसमें प्योरली फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, और डर्टी एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होता है, आरबीआई भी इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? पूरा नोट्स याद करना होगा जी, एक बार पढ़ तो लीजिए। याद थोड़े करना होता है यार, रीड करना होता है। यहां तक बात समझ में आई सभी लोग को? अब यहां पर मैं तुमको चार टर्म्स लिखवा रहा हूं जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ही होते थे। जैसे कि डेप्रीसिएशन अभी बताया, इसी का उल्टा क्या होता है? वैसे सिमिलर क्या है? डीवैल्यूएशन, फिर अप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। एग्जाम्पल सबका सेम है, एग्जाम्पल सबका सेम है। क्या एग्जाम्पल है जरा देखो। आवाज आ गई क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब लेट्स से $1 बराबर $100, फिर $1 बराबर 150, ये डेप्रिसिएशन है। डिवैल्यूएशन भी क्या है? $1 बराबर $100, $1 बराबर 150। बात समझ में आई तुमको ये? अब डेप्रिसिएशन क्या है? ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। और डीवैल्यूएशन क्या है? जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? $1 बराबर $100, $1 बराबर ₹50। ये अप्रिशिएट हो गई हमारी कंट्री की करेंसी। ये कैसे हुआ? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। और यही चीज अगर गवर्नमेंट करे तो उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। डिफरेंस समझ पा रहे हो? तो तुम इसे बता सकते हो कि ये क्लीन है और ये डर्टी। सिमिलरली ये क्लीन है और ये डर्टी। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? पुट अ थम्स अप सो दैट वी कैन गो अहेड। चल भाई आगे बढ़ते हैं। ओके अनुज भाई। ओके 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 कैफ, ओके देवांश, ओके सैगनिक। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो भाई आसान सा डायग्राम बनाओ, बहुत आसान टॉपिक है। ये एक्स एक्सिस, ये जीरो, ये वाई एक्सिस है। डिमांड, ये सप्लाई। अब ये डिमांड और सप्लाई काहे की है, ये लिखवाया जा रहा है आपको। मंगलम एक बार फिर से देखो वीडियो तुम। यहां है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स, और यहां पर है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। जल्दी से मनाओ।
तो क्या अब सब बच्चे ये डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्स एक्सेस कैरीज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स, वेयर एज वाई एक्सेस कैरीज एक्सचेंज रेट रुपी टू डॉलर। ठीक है ना? डी इज द डिमांड कर्व विच शोज डिमांड ऑफ डॉलर्स, वेयर एज एस इज द supply curve which shows the supply of dollars. Both the curves where intersect each other is known as the equilibrium point. At this point the exchange rate is determined. यहां तक तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब तुम्हें एक चीज तो समझ में आती होगी, ये क्या है और ये क्या है? ऊपर में क्या है? ये एक्सेस, क्या है ये? सप्लाई। और यहां क्या है? एक्सेस डिमांड। ये मेंशन कर दो, एक्सेस सप्लाई ये, एक्सेस डिमांड ये। बनाओ डायग्राम में, एक्सेस सप्लाई ये, एक्सेस डिमांड ये। मेंशन कर दो भैया, ये GH है, G है, ये H है, ये A है, ये B है, R1 R2 ऐसा मेंशन करिए। इक्विलिब्रियम है बेटा। चलो भैया, आप समझते? एट R0 क्या है? एट R0 क्या है? इक्विलिब्रियम, बिकॉज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ डॉलर्स। एट R1 क्या है? एट R1 क्या है और एट R2 क्या है? यही समझना है। R1 क्या है? जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, R0 से R1 पर आ गया, तब क्या हो जाएगा? जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो लोग खरीदे नहीं, लोग डिमांड करेंगे नहीं, लोग डिमांड करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या राइज आएगी? एक्सेस सप्लाई की, जिसको कैसे शो किया गया है, समझ में आ रही है बात? और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर R2 पर आ गए तो एक्सचेंज रेट कम हो गया, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? एक्सेस डिमांड। तो क्या ये तुम एक्सप्लेन करके आ सकते हो पेपर में? R0 पे क्या होगा, R1 पे क्या होगा, R2 पे क्या होगा? ये तुमको तीनों चीज लगा के आनी पड़ेगी। यहां पर फ्लोर प्राइस नहीं आता है बेटा, वो चैप्टर नंबर 6 है, मार्केट मैकेनिज्म, आएंगे उस पर भी। ठीक है कृष्णा, समझ में आया? क्लियर हुआ एमन? बताओ तो आगे बढ़ूं। ओके मिलिंद, चले आगे बढ़े। अब आगे देखो, कभी कभी तुमसे एक दो सिचुएशन और पूछ सकते हैं। लेट्स से मैंने ये बोला एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस पर, और यहां पर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। ये आपका डिमांड है, ये सप्लाई है। अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने को बोलेंगे। यहां पर एक्सचेंज रेट है और ये क्वांटिटी है। बोला कि मार्केट में एकदम से डिमांड ऑफ डॉलर्स बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये तो तुम्हें पता है, डिमांड ऑफ डॉलर्स बढ़ गया तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर डिमांड ऑफ डॉलर्स कम हो गए तो क्या हो जाएगा? तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। क्या ऐसा ही सप्लाई के साथ भी बना सकते हो? क्या ऐसा ही सप्लाई के साथ भी बना सकते हैं? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, वैसे पढ़ा भी हुआ है बहुत सारे बच्चों ने। सिमिलरली अगर ये डिमांड है और ये सप्लाई है, और मैंने बोला इत्तेफाक से सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और अगर सप्लाई कम हो गई तो एक्सचेंज रेट अप हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ।
समझ में आ रही बात? अब तुम्हारा एक्सचेंज रेट चैप्टर भी खत्म है। ठीक है भैया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट जरा सा चैप्टर था, अब आपका वो चैप्टर खत्म है, इतना पढ़ के रखेंगे और नोट से पढ़ना शुरू कर दीजिए प्लीज, जो आपको दिए हैं केस स्टडी और ये सब निपटा लो। चैप्टर छोटा था इसलिए खत्म हो गया। फिजिकल पॉलिसी एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर छोड़ दे तो कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पढ़ते समय। अब मेरी बात माने, अगर मैं मानूं तो नेक्स्ट वीक हमारा मैक्रो खत्म हो रहा है 2 क्लासेस के अंदर। नहीं है बेटा मंगलम, जितना पढ़ा है उतना ही सिलेबस में है। साइड हट जाइए, अच्छा ठीक 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 ठीक, लो भैया लो, जितना पढ़ा है केवल उतना ही सिलेबस में है, इतना ही करके आपको जाना है पेपर में। ठीक है मंगू भाई। अकाउंट्स क्लास मंडे मॉर्निंग 11 बजे। बाय बाय।